प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के 7वें चैप्टर का चौथा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। ये एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाता है कि भारत में फैली बेरोजगारी के पीछे कौन कौन से कारण हैं। अपने उत्तर में तर्क दीजिए। ये सारे जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रकार लिखे हैं, यानी महत्वपूर्ण कारण लिखे हैं, जिनके कारण भारत में जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। और साथ में दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा कि बेरोजगारी के आर्थिक और सामाजिक क्या परिणाम निकल रहे हैं भारत देश पर। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। ये इस सीरीज का दोस्तों 47 नंबर का वीडियो है। अगर आप इससे पहले के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है। और साथ में दोस्तों आपको समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी कंप्लीट सीरीज मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए फाइनली आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आखिर बेरोजगारी क्या है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, जीरो से मैं स्टार्ट करता हूं और अंत तक हम ले जाते हैं बात को। तो देखिए, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है, इच्छुक होता है, योग्य होता है, परंतु उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो वह जिस स्थिति से गुजर रहा होता है तो उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप वर्तमान मजदूरी दर पर काम करना चाहते हो, आप योग्य भी हो और आप इच्छुक भी हो, बट अगर आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में आप क्या है? एक बेरोजगार है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसमें किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त नहीं होता, सरल शब्दों में कहें तो। अब दोस्तों हमें यह समझना है कि भारत, जो कि दुनिया का 7वां बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जिसकी जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पे आती है, इस देश में आखिर जो बेरोजगारी है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है? और पिछले 6-7 साल में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से तो बेरोजगारी आप मान लीजिए अपनी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो आखिर उसके पीछे का क्या कारण है, उसी को मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। बस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। और इसके बाद दोस्तों आप बस मुझे ध्यान से, आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक बार आपने किताब से पढ़ना है, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला कारण है हमारा धीमा आर्थिक विकास। धीमा आर्थिक विकास जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसका ये 7वां चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आप तीन मुख्य तौर पे 3 भागों में बांट सकते हो, जिसमें से हमारा पहला कौन सा आ गया? प्राथमिक, दूसरा आ गया द्वितीयक यानी दूसरा, और तीसरा आ गया तृतीय यानी तृतीयक। यानी दोस्तों देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों? जहां पर आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो सीमित संसाधनों से जुड़ी होती है या जो पैसों से संबंधित होती है। उन सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रियाओं की जहां पे व्यवस्था की जाती है उसे अर्थव्यवस्था की जाती है। यानी दोस्तों, भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी आर्थिक क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, भौतिक रूप से या अभौतिक रूप से, वो कहलाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था को आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रों में बांट सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों हमारे कृषि,
संबंधित कार्य आते हैं और गैर कृषि संबंधित कार्य आते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, या कृषि से संबंधित, या फिर खनन जिसे आप कह सकते हैं। दूसरा है द्वितीयक, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक, जिसमें किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा आता है हमारा सेवा क्षेत्र, जिसमें सभी प्रकार के श्रमिक शामिल किए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है कि धीमा आर्थिक विकास। भारत की अधिकांश जनता आज भी अपनी जीविका की प्राप्ति के लिए कृषि या फिर गैर कृषि या फिर हम कहें कि गैर कृषि साधनों पर ही निर्भर है। अधिकांश जनता आज भी 70% है। तो यही एक बात है कि जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कृषि क्या है, मौसमी होती है दोस्तों, और कृषि पे हमारा जोर नहीं है। आपने सब कुछ कर लिया, बट इंद्रदेव महाराज अगर आपसे प्रसन्न नहीं और उन्होंने वर्षा नहीं करवाई, तो आपकी सारी मेहनत क्या हो सकती है, चौपट हो सकती है। इस बात को आप समझिए। तो पहला क्या है ना, हमारा जो आर्थिक विकास होना था ना, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाएं बनाई जाती है, जिसका रॉ मटेरियल तो हमें कृषि क्षेत्र से मिलता है, और जो मजदूर मिलते हैं, जो श्रमिक चाहिए होते हैं, वो हमें तृतीय क्षेत्र से मिलता है। तो यहाँ पे जो उत्पाद की जो संरचना है, उत्पाद जिसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक वस्तु और दूसरा सेवा। यानी हमारा उत्पाद यानी उत्पादन हमारा बहुत कम हो रहा है। अब उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती है, आपको पता है, श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा उद्गम, तीसरा भूमि, चौथा उद्गम। तो देखिए, भारत में अच्छे उद्गमकर्ता भी हैं, भूमि भी है, बट भारत में श्रम भी बहुत ज्यादा है, बट पूंजी की क्या है, बहुत ज्यादा कमी है दोस्तों, बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और अब तो अविकसित हो गया है दोस्तों, आप समझे। तो आप ये बात को समझिए कि उत्पादन है ना, उत्पादन हमारा ज्यादा नहीं हो रहा। अगर ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी। सिंपल सी बात है कि हमारा जो द्वितीयक जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें जो वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया जाना था, जितना ज्यादा हो सकता उतना ही हमारी बेरोजगारी की समस्या दूर होती, क्योंकि श्रम की भी आवश्यकता होती है। तो तभी ये संभव हो पाता दोस्तों, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसका जो विकास होता, अगर वो तीव्र गति से होता, तब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के बढ़ने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र का कम होना। अभी भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र पर हमारी जो अधिकांश जनता है, वो इसी पर निर्भर करती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों भारत में जो है बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है दोस्तों। और मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने जितने भी हमारे देश में जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, तो वो विद्यार्थियों को प्लीज रोजगार दें, क्योंकि अभी बहुत सारे युवाओं ने ये आवाज उठाई है कि पिछली कई सारी वैकेंसीज नहीं बनी गई है। तो मैं भी आग्रह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से और हमारे राष्ट्रपति जी से कि भैया रोजगार दीजिए, तभी देश का कुछ कल्याण हो सकता है। तो पहला आपको ये क्लियर पॉइंट हो गया कि धीमा आर्थिक विकास एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी के फैलने का भारत में। दूसरा आता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दोस्तों, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत में बेरोजगारी के फैलने का बहुत बड़ा कारण है। आप ये समझ लीजिए, भारत की जो जनसंख्या है वो 1947 से अगर आप उसे कंपेयर करेंगे 2021 की जनसंख्या से, तो जमीन आसमान का फर्क है। आप ये समझिए कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूं कि भारत में जो बेरोजगारी फैल रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण आप ये समझ सकते हैं कि जो जनसंख्या का आकार है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारा जो जीडीपी है, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की आंतरिक सीमाओं में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।
हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है और जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर मैं आपको ये बात कहूं, अच्छी तरीके से समझाऊं इसको, तो देखिए आप जानते हैं कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे आप शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, इसमें और अगर हमारे देश की पॉपुलेशन को अगर हम आपस में तोले, जनसंख्या को तोले, तो दोस्तों ये जो जनसंख्या है ना, इसमें तो रॉकेट की तरह वृद्धि हुई है और इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है। तो इसी की वजह से कि भाई जीडीपी तो बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, जीडीपी बढ़ रहा है तो यानी उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है यानी रोजगार का स्तर बढ़ रहा है। पर रोजगार का स्तर बढ़ रहा है फिर भी बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ रही है। जनसंख्या पे नियंत्रण ना हो पाना हमारे देश की सरकारों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों बेरोजगारी के फैलने का। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि भैया जो नीति चल रही है, हम दो हमारे दो, इसको अपनाएं और कम बच्चे पैदा करें। मतलब मैं किसी पे व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा हूं, पर जितने कम जनसंख्या होगी, जीडीपी जितना ज्यादा होगा, देश में उतनी खुशहाली आएगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी, आर्थिक विकास आएगा और देश की सरकार और देश की जनता आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा मतलब आसानी पाएगी, सुविधा पाएगी। तो जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है हमारे देश को, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। जबकि चाइना बहुत बड़ा देश है और वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और जबकि भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। और चाइना की दूसरी मतलब अर्थव्यवस्था में वो आज की डेट में दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो पिछले 6 साल में आप जानते हैं कि नेगेटिव चल रही है। और अगर जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं पाया तो दोस्तों भारत में भुखमरी फैल सकती है, ये बात ध्यान रखें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करने में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म का हो दोस्तों। तो ये पहला। दूसरा पॉइंट, ये 2 बहुत बड़े कारण है भारत में बेरोजगारी के फैलने की। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण कि कृषि एक मौसमी धंधा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार बताए थे। और बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरोजगारी बताई थी, मौसमी बेरोजगारी, जो कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें श्रमिक साल के कुछ महीनों में क्या रहता है, बेरोजगार रहता है, जैसे कि किसान रहता है दोस्तों। क्योंकि कृषि क्या है, एक मौसमी बेरोजगारी है। और भारत के वर्तमान स्थिति की भी अगर आप बात करें तो 70% जनसंख्या भारत की जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है वो आज भी कृषि पर ही निर्भर है दोस्तों। कृषि, और कृषि जो है ना वो एक मौसमी धंधा है। 6 महीने काम होता है, 6 महीने आराम होता है। तो 6 महीने जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं या जो भी हमारे भाई बहन हैं वो 6 महीने के लिए क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी है वो फैलती जा रही है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि कृषि के 3 मौसम होते हैं, खरीफ होता है, एक रबी होता है और एक जैठ होता है। जो खरीफ की फसल बो देता है वो रबी में फ्री होता है, जो रबी की बो देता है वो खरीफ में फसल हो जाता है। पर जो बड़े किसान है वो तो बेरोजगार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास कई बीघा जमीन होती है दोस्तों। बट दोस्तों आज भी भारत में 70% छोटे ही किसान हैं दोस्तों, और छोटे और मंझोले किसान हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है दोस्तों। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं किसान नहीं हूं, बट किसानी के बारे में जितना भी मैं जानता हूं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और दोस्तों आप सभी को और मुझको और इस पूरी दुनिया को किसानों के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। तो हम सबको किसान भाइयों का समर्थन करना चाहिए। यदि आप किसानों के समर्थन को अपना समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना संदेश और कमेंट में आप लिख सकते हैं जय जवान जय किसान। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई है कि भैया कृषि एक मौसमी धंधा है और 6 महीने काम होता है और 6 महीने आराम होता है। तो जिसके कारण भारत में क्या हो रही है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा दोस्तों देखिए,
भारत की अधिकांश जनता किस पे निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है दोस्तों? कृषि पे। और कृषि जो होती है, जो फसल होती है, उसे पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और पानी वर्षा पे निर्भर है, क्योंकि हम वर्षा पे निर्भर है। बट अगर वर्षा पे निर्भर ही रहे तो नेचुरल सी बात है, हमें ट्यूबवेल्स, नहर, इन सब का भी बंदोबस्त करना चाहिए, है ना। तो जो सिंचाई सुविधाओं में कमी, यानी जो भारत सरकार हो या जो भी रूरल एरिया है, जो छोटे किसान हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनके पास सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं है, जिसके कारण सूखा पड़ने से उनकी फसल क्या होती है दोस्तों? खराब हो जाती है। अगर खराब नहीं होती तो आप वो ये भी समझ लीजिए, वो जितनी क्षमता में वो अपनी कृषि, अपनी फसल उगा सकते थे, बट पानी की कमी के कारण वो उतनी क्षमता या उतने बड़े लेवल पे, उतने बड़े अधिक क्षेत्र पे वो कृषि नहीं करते हैं। तो यही बात आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों, कि सिंचाई सुविधाओं में कमी होने के कारण कृषि ज्यादा नहीं होती, और कृषि ज्यादा ना होने के कारण बहुत सारे जो किसान हैं वो बेरोजगार रहते हैं, और बेरोजगार रहने के कारण भारत में जो बेरोजगारी है वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो देखिए, अभी तक हमने 4 कारण जाने जिसकी वजह से भारत में क्या फैलती है? बेरोजगारी फैलती है। जिसमें पहला, धीमा आर्थिक विकास, या धीमा आर्थिक विकास नहीं, या कहें कि धीमा औद्योगिक आर्थिक विकास, क्योंकि जो द्वितीय क्षेत्र है उसका उतनी तेजी से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जिसके कारण दोस्तों क्या हो रहा है? हमारे देश में बेरोजगारी फैल रही है। दूसरा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का जो आकार है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, बट जनसंख्या भी बढ़ रही है, जो जीडीपी के बढ़ने को निष्क्रिय कर देती है, यानी प्रभावहीन कर देती है दोस्तों। तीसरा कारण कि जो हमारी अधिकांश जनता है वो कृषि पर ही निर्भर होती है, और कृषि एक मौसमी धंधा है। 6 महीने काम, 6 महीने आराम। तो 6 महीने के लिए किसान क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बेरोजगारी बढ़ रही है। चौथा कारण मैंने आपको बताया कि हमारी अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि निर्भर करती है जल पर, वर्षा पे। और वर्षा यानी जल, यानी सिंचाई के उपयुक्त साधन ना होने के कारण कृषि की जो पैदावार है, जो उत्पादकता है, वो कम रहती है, निम्न रहती है, जिसके कारण भी दोस्तों देश में बेरोजगारी फैलती है। तो आई होप आपको ये चारों तुक समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं संयुक्त प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली। अब ये संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है? ज्वाइंट फैमिली। देखिए, आज की डेट में तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, एकल परिवार हो गए हैं, बट गांव देहातों में आज भी संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है दोस्तों। जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि दादा, पापा, चाचा, ये तो काम करते हैं, ये तो दिन रात कामों में लगे रहते हैं, बट जो लड़के होते हैं, जैसे मेरे लड़के हैं, मेरे भाई के लड़के हैं, मेरे बड़े वाले भाई के लड़के हैं, वो एंजॉय ले रहे हैं। मतलब वो अपनी जीभ निकाल के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो चाहकर भी नौकरी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है यार हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं तो हमें क्या जरूरत है। तो नेचुरल सी बात है, संयुक्त परिवार प्रणाली भी एक कारण है भारत में बेरोजगारी फैलने का, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं उन्हें अधिक स्नेह मिलने के कारण, अधिक प्यार मिलने के कारण वो बिगड़ जाते हैं, और फिर वो दोस्तों काम धंधा नहीं करते हैं, केवल लुक्कड़ में बैठकर आने जाने वालों की कमियां गिनाते रहते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है, जिसे मैं सिरे से खारिज करता हूं, कि संयुक्त परिवार में कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, भारत की आर्थिक विकास में और भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों को मिलकर, मतलब क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, ताकि भारत की आर्थिक समृद्धि दर बढ़े, भारत में आर्थिक विकास बढ़े, और भारत में खुशहाली आए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दोस्तों। तो अगर जो भी विद्यार्थी हैं जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं और जॉब नहीं करते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच छोटी होती है दोस्तों। तो आपको भारत के आर्थिक विकास में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। तो देखिए, आपको 5वां भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कुटीर तथा लघु उद्योगों का पतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटीर और लघु उद्योग क्या होते हैं? देखिए, एक होते हैं औद्योगिक,
औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब क्या? बहुत ही सिंपल, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भारत में पाषाण काल चल रहा था, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया, मौर्य काल आया, मौर्योत्तर काल आया, गुप्त काल आया, गुप्तोत्तर काल आया, राजपूत काल आया, राजपूतों का उदय, राजपूतों का पतन, फिर दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के समकालीन हमारा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर आया। इस समय तक दोस्तों भारत का जो उद्योग धंधे थे, जो वस्तुओं का निर्माण होता था, वो होता था हस्तशिल्प से। हस्तशिल्प से, हस्तशिल्प यानी हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं बनती थी वो हाथों से बनती थी और वो बनाई जाती थी लोगों के घरों में। लोग अपने घरों में, छोटे छोटे घरों में ही अपने हाथों से चीजें बनाते थे। ऐसे उद्योगों को दोस्तों लघु या फिर कुटीर या लघु उद्योग कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम लघु या कुटीर उद्योग कहते हैं। जब यही लघु उद्योग और कुटीर उद्योग फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चले गए तो उसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। और इस औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी दोस्तों। क्या हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। तो आप ये समझिए कि जो कुटीर उद्योग थे और जो लघु उद्योग थे ये हाथों से काम करते थे, हाथों से, जिससे सभी लोगों को क्या मिल जाता था? रोजगार मिल जाता था। बट बड़ी बड़ी औद्योगिकरण, जो भी बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जो कई सारे काम, बहुत कम श्रमिकों की जरूरत होती है, सिर्फ बटन खोलने, बटन करने और चीजों को इधर से उधर रखने के लिए होती है। सारा काम बड़ी बड़ी मशीनें कर देती है, जिससे क्या हुआ दोस्तों? बेरोजगारी फैल गई। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि लघु और कुटीर उद्योग, जो घरों में लोग हाथों से बनी हुई चीजें बनाती थी, उससे देश में सभी को क्या मिलता था? रोजगार मिलता था। और मुगल काल के टाइम पे और दिल्ली सल्तनत टाइम पे जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी बादशाह हुए, उन सब ने इनको संरक्षण दे रखा था। और भारत अपने लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, खासकर हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में फेमस था दोस्तों, पूरे विश्व में। ठीक है ना, बहुत निर्यात करता था। परंतु दोस्तों जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली और अंग्रेजों ने क्या किया? लघु और कुटीर उद्योग को सिरे से खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने इस पे बहुत ही ज्यादा विभेद मूलक कर नीति अपनाई कि जो भी भारतीय लोग थे वो बाहर माल बेचते थे तो उन पे बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था। कुछ भी कच्चे माल को आयात करते थे उस पे बहुत कर लगाया जाता था। तो कुल मिला के मैं कहूं कि कुटीर और लघु उद्योगों को अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। और जैसे ही भारत को आजादी मिली तो भारत ने औद्योगिकरण को अपनाया, जिसके वजह से कुटीर और लघु उद्योगों का पतन होना भी ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण रहा दोस्तों। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कम बचत कम निवेश। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, जिसे पर कैपिटल इनकम आप कहते हैं, जो प्रति कीमत होती है, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है, वो बहुत कम होती है दोस्तों। क्या होती है? बहुत कम होती है। अब जो हमारी आय होती है, देखिए आय होती है, आय को दो भागों में बांट सकते हैं। आय का वो भाग जो विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? उपभोग, यानी कंजम्पशन। और जो बचा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बचत। क्या कहते हैं? बचत। यानी Y इज इक्वल टू C प्लस S, है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए, जब लोगों की आय ही कम है, आय ही कम है, तो नेचुरल सी बात है उनका बचत भी कम होगी। क्योंकि आप अगर 100 रुपए कमाते हो पूरे दिन के, तो 100 रुपए के 100 रुपए खा जाते हो आप। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 100 रुपए होते ही क्या है। पर जब आप 1000 रुपए कमाते हो तो आप 600 रुपए खा लेते हो, तो 400 रुपए तो बचा ही लेते हो। तो अगर आपकी ऐसी एक दिन की 10,000 मतलब इनकम हो जाएगी, तो नेचुरल सी बात है अगर आप 2,000 भी खा लोगे तब भी 8,000 रुपए बचा लोगे, है ना? तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी। अब बचत बढ़ेगी तो निवेश भी होगा। कैसे दोस्तों? आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। आपकी जो आय का वह भाग
जो वर्तमान समय पे आप किसी भी वस्तु या सेवा पे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो वही आपकी बचत होती है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी की सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है। अब 20,000 रुपए में से आपने 12,000 रुपए खर्च कर दिए और 8,000 रुपए आपने बचा लिए। अब ये 8,000 रुपए आप कहां रखोगे? अपने घर में नहीं, आप रखोगे किसी बैंक में, ठीक है, किसी बैंक में रखोगे या फिर आप इसे कहीं पे लगा दोगे शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में लगा दोगे। तो ये आपकी बचत कहां लगेगी? या तो बैंक में या तो शेयर मार्केट में। ये जो बचत है, ये जो बैंक में आपने अपनी बचत रखी, ये जो शेयर मार्केट में आपने बचत रखी, ये बचत किसको चली जाएगी? प्रोड्यूसर के पास। वो क्या करेगा? इनसे क्या लेगा? उधार लेगा और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए वो पूंजी का स्टॉक करेगा, यानी नई नई मशीनें खरीदेगा, उत्पादन बढ़ेगा। तो नेचुरल सी बात है, आप देखिए समझिए, कम बचत, क्योंकि आय कम है तो बचत कम होती है, बचत कम होती है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो नेचुरल सी बात है उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है तो रोजगार का स्तर भी कम होता है और रोजगार के स्तर में कमी आने से दोस्तों बेरोजगारी फैलती है। तो आपको इसके बीच का अंतर समझ में आ गया, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं श्रमिकों की सीमित गतिशीलता। सीमित गतिशीलता मतलब क्या? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, जो लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा कष्टदायी है। बहुत सीमित गतिशीलता मतलब श्रमिकों की कम गतिशीलता। मान लीजिए कोई, ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं, बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं। मान लीजिए आप ऐसा, बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं। अब इसका ये जो मालिक है, ये जो मालिक है, ठीक है, मान लीजिए ये मालिक है बंदा, ठीक है, ये सिगार पी रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो मान लीजिए जो मालिक है ये इनका शोषण भी करता है ना, इनको बोलता है कि भैया तुम्हें 8 की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तुम्हें 8,000 की जगह मैं केवल 7,000 ही दूंगा। तो ये बेचारे क्या है ना, इनके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ये वाली नौकरी छोड़ दी तो अगली जॉब कब मिलेगी, कितने दिन बाद मिलेगी, कितने महीने बाद मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए दोस्तों ये इसके शोषण का कोई भी विरोध नहीं करते हैं, इसलिए दोस्तों ये यहीं पे टिके रहते हैं, जिसके कारण श्रमिकों की कम गतिशीलता होती है। और दोस्तों कम लोगों से ही ये ज्यादा काम लेता है और दूसरे नए लोगों को ये हायर ही नहीं करता, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है? बेरोजगारी फैलती जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जो कि लॉकडाउन के बाद कहते हैं मजदूरों के सुधार कानून आए, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि चल क्या रहा है। सारे के सारे नियम कायदे कानून सारे बन रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति यानी अंबानी साहब के लिए और गौतम अदानी साहब के लिए। ये बेचारे जो मजदूर हैं और हम सब जो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, इसलिए हम मजबूर हैं दोस्तों। हम क्या करें? हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ही ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। और पर आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, अपने समर्थन को बिल्कुल जारी रखें किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का समर्थन करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार मानता हूं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर बना है ये किसान के अन्न से बना है। और मैं ये मानता हूं कि किसानों का समर्थन करना हर एक व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य बनता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जय जवान जय किसान कमेंट में जरूर लिखें, मुझ तक आपका ये संदेश जरूर पहुंच जाएगा। तो आई होप दैट आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब मैंने आपको ये तो बताया कि भारत में जो बढ़ती बेरोजगारी है उसके पीछे के क्या 8 प्रमुख कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं पर ये प्रमुख कारण थे। अब दोस्तों इस बेरोजगारी क्या इंपैक्ट पड़ रहा है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। जैसे अगर मैं मान रहा हूं भारत का आपके लिए नक्शा बनाऊं, थोड़ी सी फीलिंग आएगी। तो देखिए बच्चों, हमारा भारत महान, जय भारत, हर हर गंगे जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, नाथों के नाथ। ये दोस्तों हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत। और इस प्यारे भारत पे जो बेरोजगारी, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी, इसका भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में रहने वाले
जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन पे इनके आर्थिक और सामाजिक पक्ष पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक चीज समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति के 4 पहलू होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एक होता है इसका आर्थिक पक्ष, एक होता है इसका सामाजिक पक्ष, सामाजिक पहलू भी कह सकते हैं, एक होता है दोस्तों इसका राजनीतिक पक्ष, और एक होता है इसका सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है, आर्थिक पक्ष बताता है कि ये व्यक्ति कैसा काम करता है, कैसे धंधा करता है, ये अपनी जीविका कैसे प्राप्त करता है अपने जीवन यापन के लिए। सामाजिक पक्ष बताता है कि इसका अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने पड़ोस के साथ, अपने आसपास के गांव के साथ, शहर के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कैसे संबंध है, ये इसका सामाजिक पक्ष बताता है। राजनीतिक कि इसकी अपने घर में कितनी चलती है, बाहर कितनी चलती है, स्कूल में कितनी चलती है, कारखाने में कितनी चलती है जहां पे ये जॉब करता है। और सांस्कृतिक इसके रीति रिवाज, इसकी मान्यताएं, इसकी परंपराएं बताता है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो बेरोजगारी है वो भारतीय लोगों के आर्थिक यानी काम धंधे पर और सामाजिक यानी उसके रिश्ते नातों पर क्या इंपैक्ट छोड़ रही है, उसके क्या परिणाम पड़ रहे हैं। तो देखते हैं नंबर 1 से। आर्थिक कारण की बात करें, मानव शक्ति की हानि, मानव शक्ति की हानि। देखिए दोस्तों, उत्पादन नहीं बढ़ता है क्योंकि धीमा आर्थिक विकास हो रहा है। उत्पादन नहीं बढ़ता तो रोजगार का स्तर निम्न रहता है। रोजगार का स्तर निम्न होने के कारण बेरोजगारी फैलती है। जब बेरोजगारी फैलती है तो नेचुरल सी बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, एक से एक खरा सोना है हमारे भारत में। हमारे भारत में एक से एक बुद्धिशाली व्यक्ति हैं, बट उन्हें अवसर नहीं मिलता दोस्तों अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, मानव हानि, मानव शक्ति की हानि हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? गांव देहात में एक से एक टैलेंटेड व्यक्ति, एक से एक जीनियस व्यक्ति बैठा हुआ है, बट उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार सोई हुई है हमारे देश की। और ये ना केवल से बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी मैं कह रहा हूं, और हर राज्य की सरकारों के लिए कह रहा हूं कि अभी भी नहीं आप समझोगे तो भारत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो मानव शक्ति की हानि एक बहुत बड़ा आर्थिक, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कुछ भारत के आर्थिक विकास में योगदान किए ही निकल लेते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिलता दोस्तों अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जिसमें मैं 1-1.5 घंटा ऐसे ही बोल सकता हूं, बट वीडियो को छोटा बनाना होता है तो इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा। उत्पादन की हानि, भाई सिंपल सी बात है, श्रमिक यानी श्रमिक, मानव का मतलब श्रमिक। जब श्रमिक की हानि होगी तो श्रमिक क्या करता है, श्रम देता है, और श्रम से क्या होता है, उत्पादन होता है, और उत्पादन नहीं होगा क्योंकि श्रमिक कोई काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। तो यार सिंपल सी बात है, मानव शक्ति की तो हानि हो रही है, साथ में जो वस्तुएं और जो सेवाओं का निर्माण करने में वो जो योगदान दे सकता था श्रमिक, वो भी नहीं दे पाया, जिससे उत्पादन की भी हानि हो रही है, यानी जीडीपी भी गिर रहा है। जीडीपी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जीडीपी डाउन जा रहा है दोस्तों। यानी सकल घरेलू उत्पाद जो एक लेखा वर्ष के दौरान समस्त वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन को हमें बताता है, वो भी कम होगा। पूंजी निर्माण में गिरावट, नेचुरल सी बात है, जब उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा। मैं इसको ऐसे बताऊं, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं अच्छी तरीके से। देखिए बात को समझना, क्योंकि रट्टा मारने से ना इकोनॉमिक्स नहीं आती, ये बात ध्यान रखना। जब तक आप इकोनॉमिक्स को ढंग से नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल समझाऊंगा। देखिए उत्पादन के निम्न स्तर का मतलब क्या है, उत्पादन गिरेगा तो नेचुरल सी बात है रोजगार भी तो गिरेगा, रोजगार गिरेगा, और रोजगार गिरेगा तो नेचुरल सी बात है आय गिरेगी, है ना, आय गिरेगी। आय गिरने से दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात कि बचत भी कम होगी। जब लोगों की बचत कम होगी, क्योंकि आय कम है तो बचत भी कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश भी गिरेगा,
और निवेश जब घटेगा तो पूंजी निर्माण में भी कमी आएगी। पूंजी निर्माण का मतलब होता है बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी मशीनें, यानी सेटअप बनाना। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई हमने, है ना, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई, अब इसमें लाखों करोड़ रुपए की मशीनें लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी जहां पर उत्पादन प्रक्रिया होगी। बट दोस्तों इसके लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाहिए होते हैं। कहां से लाएगा? बैंक से उधार लेगा, शेयर मार्केट से लेगा। बट बैंक और शेयर में कौन जमा करता है? हम ही तो जमा करते हैं अपनी बचत। जब हमारी बचत ही कम होगी तो निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगा तो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लांट्स, इन सब में जो कि उत्पादन, जो कि हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उनमें कमी आएगी। तो दोस्तों नेचुरल सी बात है, उत्पादन कम होगा, उत्पादन फिर रोजगार कम होगा, आए, और इस दुष्चक्र में हम फंसते चले जाएंगे दोस्तों। इसलिए ना मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मानव शक्ति की हानि अल्टीमेटली पूरे जीडीपी पे, पूरे राष्ट्रीय आय हो, देशी आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो, सब पे ऋणात्मक प्रभाव डालेगी। कम उत्पादकता मतलब क्या? देखिए, कम उत्पादकता का मतलब मैं आपको समझाऊं। उत्पादकता का मतलब समझाऊं पहले तो। एक होता है उत्पादन और एक होती है उत्पादकता। अब इन दोनों के बीच के अंतर को समझिए पहले। दोस्तों मान लीजिए ये एक 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, मान लीजिए 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, ये खेत है, ठीक है, इट इज अ फील्ड, ठीक है, ये उसका है श्रमिक, ठीक है भाई, ये श्रमिक है बंदा, चश्मा लगा रखा है मस्त, ठीक, ये श्रमिक है। अब इसका जितना, देखिए इसने खेती की, ठीक है, 2-4 बंदों को और लगा लिया अपने साथ, खेती की, इसने यहां से उत्पादन निकाला, केवल 50 टन गेहूं निकाला या चावल जो भी है, ठीक है। अगर हम 100 एकड़ जमीन से इसको तोड़े, भाई 100 एकड़ है, 100 एकड़, तो उसके कंपैरिजन में देखिए ये 50 टन गेहूं या चावल या मक्का जो भी उत्पादन हुआ, ये तो इसका उत्पादन है। बट इस जमीन, ये उत्पादन और इसके साधन, जो इसका भूमि है, उसका रेशो निकाला जाए तो उत्पादन होगा 50 और जमीन 3:3, तो ये रेशो आ गया 1:2। तो देखिए उत्पादकता क्या होती है कि किसी संसाधन का प्रयोग करके आपने कितना उत्पादन लिया, उन दोनों के बीच के अनुपात को ही उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन तो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन। तो देखिए प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन तो हम जो भी हम पैदा कर पाए एक लेखा वर्ष के दौरान, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, और प्रोडक्टिविटी है कि कितने मशीन का, जैसे मान लीजिए ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है, इस मशीन से मैंने केवल 5 वस्तु बनाई पूरे दिन में, बट बनाई जा सकती थी 15, तो 5 ही बना पाया, बना सकता था 15, तो इसकी उत्पादकता क्या रही मेरी? कम रही। मतलब मैं, मशीन क्या है? उत्पादन, और जो निकल के आ रहा है वो क्या है? उत्पादन, तो उसका बीच का जो रेशियो है वो कम रहा दोस्तों। सिंपल सी बात है। देखिए यही 100 एकड़ जमीन है चाइना में, और चाइना का किसान 100 एकड़ छोड़ो 50 एकड़ जमीन से भी वो 70 टन गेहूं उत्पादित कर लेता है। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, उसकी टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है, उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसके ज्ञान पे, उसकी सुख सुविधाओं पे। हमारे देश की सरकार की तरह नहीं है उनके देश की सरकार, बहुत मतलब उनकी सारी फसलों का एक बीमा होता है दोस्तों, मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम है, मतलब देखा जाए तो किसानों का बहुत बढ़िया है वहां पे। तो देखिए ये वो कारण है जिसकी वजह से, बेरोजगारी की वजह से आर्थिक परिणाम पड़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पे। अब बात करते हैं सामाजिक। मैंने आपसे कहा जीवन की कम गुणवत्ता। यार देखिए, जब सैलरी नहीं होगी लोगों के पास तो क्या उनके घर में कलर टीवी होगा? नहीं। क्या वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। क्या वो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। क्या उनकी मतलब नेचुरल सी बात है, उनके घर में मतलब वही चारपाई होगी, सुख सुविधाओं की कोई चीज नहीं होगी, तो जीवन की जो गुणवत्ता है वो
है ना, वही रोटी वही प्याज खाएंगे। और अब तो प्याज भी छीन दोस्तों, क्योंकि प्याज भी बहुत महंगी अब तो। पहले तो चलो कम से कम गरीब इंसान रोटी और प्याज खा लेता था, अब तो प्याज खाने लायक भी नहीं रहा है दोस्तों। तो जीवन की कम गुणवत्ता, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर आपका आर्थिक विकास नहीं होगा तो आपका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। दोस्तों आप ये जानते हैं ना कि उसी की वैल्यू है इस दुनिया में जिसके पास पैसा है। पैसा, है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई भी रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स आपको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। तो आर्थिक विकास से ही दोस्तों सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो देखिए जीवन की कम गुणवत्ता, अधिक असमानता, अधिक असमानता। कुछ लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, 2 लोग रहते हैं, और कुछ झुग्गी में रह रहे हैं, 10-10 लोग रह रहे हैं, एक के ऊपर एक, है ना। तो देखिए अधिक असमानता। एक भैया उच्च वर्ग है, अपर क्लास फैमिली है, एक लोअर क्लास फैमिली है, ठीक है, और एक मिडिल क्लास फैमिली है। तो अपर क्लास फैमिली जो कि बहुत, मतलब आप ये लगा लीजिए जो बहुत ही रिच लोग हैं, और एक मिडिल है, और एक बहुत ही जिनके पास 3 वक्त का खाना भी नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी फैलने से कुछ लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी हो गए, और सॉरी मुकेश अंबानी हो गए, गौतम अदानी हो गए। लॉकडाउन में सब बर्बाद हो गए, बढ़िया आबाद हो गए। समझ रहे मेरी बात को। तो अधिक असमानता फैल रही है दोस्तों। जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी फैल रही है, और भारत में अभी बेरोजगारी जो है ना अपनी चरम सीमा पे है दोस्तों, चरम सीमा। मतलब ये मान लीजिए आप मार्केट में जॉब्स है ही नहीं। ठीक है, सामाजिक अशांति। सामाजिक अशांति, जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, इज्जत नहीं होगी समाज में, तो वो क्या करेगा? क्राइम करेगा ना, लूटपाट करेगा ना। जो अमीर लोग हैं उनको घोड़ा दिखा के, और उनका बेटा क्या करेगा? नेचुरल सी बात है, उनका पैसा छीनेगा, मर्डर करेगा। भैया जब भूखा मरेगा तो ये सोचेगा ना कि भैया जब मैं मर ही रहा हूं तो 2-4 को मार के मरू ना। तो बात को समझिए। तो सामाजिक अशांति होगी, वर्ग संघर्ष होने लगेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो शहरी लोगों से भिड़ जाएंगे। जो हमारे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, वो अमीर लोगों से भिड़ जाएंगे। वर्ग संघर्ष हो जाएगा। हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, ईसाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, वर्गों में बात चल जाएगी। जाट गुजरों से भिड़ जाएंगे, गुजर जाट से भिड़ जाएंगे। तो मतलब कई सारे वर्ग, जो भी हमारे समाज की जो इंपॉर्टेंट वर्ग है वो आपस में भिड़ जाएंगे। ये सब होगा आर्थिक विकास ना होने के कारण। और दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को वोट दे सकते हैं, बट उसी राजनीतिक पार्टी को वोट दें जो कि आर्थिक विकास का जिसका लक्ष्य हो, वास्तविक रूप से, ना कि वर्बली, सिर्फ भाषण में नहीं होना चाहिए, काम करके भी देना चाहिए। अगर आप इस मेरी बात से सहमत है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।